दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे भाग 3 जो बात करता है मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका शुरू कर दिया था और हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए थे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। इसके साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि अधिकार होते क्या हैं, ठीक है, और साथ ही जाना था अधिकार कितनी तरह के होते हैं। तो अधिकार कितनी तरह के देखे हमने, 4 तरह के। सबसे पहला हमने पढ़ा था उसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर पढ़े थे हमने वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार, और लास्ट वन पढ़े थे हमने प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, साथ में जाना था इन सब के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसे हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था, तो आर्टिकल 12 क्या किसकी परिभाषा देता था, तो राज्य की परिभाषा देता था, मतलब स्टेट की परिभाषा देता था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ही हमने जाना था कि स्टेट का दरअसल में मतलब क्या है। ठीक है, कितना ब्रॉडर टर्म है स्टेट। ठीक है, कोई नैरो शब्द नहीं है, मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, बहुत ही ब्रॉडर टर्म के रिस्पेक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट में फिर हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था। आर्टिकल 13 के तहत हमने जाना था, क्या जाना था कि हमारे पास कानून क्या है। ठीक है भाई, कानून की परिभाषा, लॉ की डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे जो मेन अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, वो शुरू हो रहे हैं। तो पहला जो अधिकार रहेगा हमारा वो रहेगा समानता का अधिकार। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष किसकी है, समानता की, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ठीक है, कि कानून की नज़र में सब क्या है, बराबर है। देखिए आर्टिकल 14 ये लिखा है, लेकिन अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अब आपको 2 चीज़ें लगेंगी पता। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ठीक है, प्रदान करता है। कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण प्रावधान मतलब अवधारणाएं हैं। एक आती है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। ये 2 चीज़ें याद रखना। एक है कानून के समक्ष समानता, कि कानून की नज़र में सब क्या है, बराबर है, कोई भी व्यक्ति कानून से क्या नहीं है, ऊपर नहीं है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, मतलब समान परिस्थितियों में, इक्वल सरकमस्टांसिस में एक समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्या है क्या नहीं है, जब हम जैसे जैसे इनको पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी। ठीक है, तो पहले वाला बोलता है कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता का होने का मतलब है, सिंपल है, कि कानून की नज़र में सब क्या है, बराबर है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है, तो आम भाषा में अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है कि कानून क्या है, अंधा है। ठीक है, क्यों है अंधा, क्योंकि वह यह नहीं देखता कि सामने खड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री है या फिर सामान्य मजदूर है। ठीक है, उदाहरण के लिए कैसे समझाएंगे हम, तो यदि एक बहुत अमीर व्यक्ति और एक बहुत गरीब व्यक्ति एक ही तरह का अपराध जैसे चोरी करते हैं, कर ली है, चाहे वो किसी अमीर व्यक्ति ने की हो चाहे किसी गरीब व्यक्ति ने, एक ही जैसा क्राइम किया है, तो दोनों पर, ठीक है, तो कानून दोनों को एक समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और एक ही सजा दी जाएगी। यहाँ किसी को उसकी हैसियत के आधार पर क्या नहीं मिलेगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हुआ क्लियर। तो कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नज़र में सब क्या है, इक्वल है। आपको कानून की नज़र में कोई आपको प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहीं देखिए दूसरा क्या कह रहा है, विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो यह जो अवधारणा है यह कहाँ से ली गई, हमने अमेरिका से ली है। ठीक है, अब उदाहरण से देके समझाऊंगा तो इजीली और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण लिया है मैंने टैक्सेशन सिस्टम का। ठीक है, यदि सरकार कहे कि 10,000 कमाने वाले और 10 लाख कमाने वाले, ठीक है, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, 10,000, और एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, तो दोनों को 30% टैक्स देना है। ठीक है, तो सरकार ने रूल बना रखा है कि कोई व्यक्ति कितना भी कमाए, ठीक है, ये सबको कितने % टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है। ठीक है, तो यह कानून के समक्ष तो क्या होगी, समानता तो होगी, कि कानून की नज़र में सब क्या है, बराबर है, कोई कम कमा रहा है कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन सबको टैक्स कितना देना है,
30% देना है, लेकिन यह विधियों का समान संरक्षण नहीं है। ठीक है भाई, परिस्थितियां देख लीजिए ना, इसको क्या पता बहुत बेकार स्थितियां मिल रखी हो काम करने की, या इसका बैकग्राउंड ही क्या हो, अनपढ़ वाला, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इसके पास परिस्थितियां कैसी होंगी, थोड़ी बेहतर होंगी। तो अब आपकी क्या देखी जाएंगी, परिस्थितियां देखी जाएंगी, सर्कमस्टांसिस देखे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए फिर क्या है कि सरकार कम आय वालों पर क्या लगाए, कम टैक्स लगाए, और अधिक आय वालों पर अधिक टैक्स लगाती है। यहाँ परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ताकि समाज में क्या बनी रहे, वास्तविक समानता बनी रहे। ठीक है, तो इंडिया में अगर मैं रियल बात करूं तो हमारे यहाँ पर क्या है कि जो कम कमाता है उसके ऊपर क्या है, कम टैक्स है, जो ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर क्या है, ज़्यादा टैक्स है। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं कि विधि का समान संरक्षण। भाई आपको कानून से हमें क्या करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है, तो उसकी बात हो रही है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, एक बात किसकी करता है, कानून के समक्ष समानता की, और एक आपको कानून से ही बचाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। एक हमने ब्रिटिश से लिया है और दूसरा हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है कि आर्टिकल 361 में 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रख लेना, कानून से क्या है थोड़ी सी रियायतें दी गई हैं। जैसे उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक कार्यवाही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बने हुए हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। इनफैक्ट अगर वो पद पे रहते हुए मर्डर भी कर देते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि उन्हें उनके पद से ना हटाया जाए। हुआ अब क्लियर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसीलिए इन दो व्यक्तियों की गाड़ी जब भी दिखे तो जरा रोड से जरा दरकिनार हो लेने का, सामने खड़ा नहीं होने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। उन्हें उनके द्वारा किए गए किसी भी आधिकारिक कार्य के लिए अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, उन्होंने कोई भी फाइल पर अगर साइन किए हैं पद पे रहते हुए तो आप उनके खिलाफ ये नहीं बोलोगे कि इन्होंने ये कार्य क्या करा है, गलत करा है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें जो है देखो क्या मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिल रखा है। ठीक है, और साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो ध्यान रख लेना कि आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन क्या क्या है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, पहले तो इतना याद रख लेना, एक है हमारा प्रेसिडेंट और एक है हमारा गवर्नर। ठीक, इसके अलावा एमपी और एमएलए, इनके लिए भी हैं प्रावधान दिए गए हैं, इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। ठीक है, संसद के भीतर किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए उन्हें किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने मतलब किसी एमपी ने, ठीक है, लोकसभा में कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ध्यान रखना किसी भी न्यायालय में आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते। ठीक है, सेम किसके लिए होगा, सेम हमारा एमएलए के लिए भी होगा। तो एक्सेप्शन में पहला तो हमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये पढ़ लिया। दूसरे हमने पढ़ लिया एमएलए और एमपी, ये दो, इन्हें भी जो है वो ध्यान रख लेना, कानून से क्या है, संरक्षण प्राप्त है। ठीक, फिर तीसरा आते हैं हमारे पास जो विदेशी राजनयिक होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं। ठीक है, तो भारत में रहने वाले, ठीक है, मतलब हर देश की एम्बेसी, जैसे यूएसए की एम्बेसी इंडिया में होगी वैसे इंडिया की एम्बेसी कहाँ होगी, यूएसए में होगी। तो अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, जो विदेशों से इंडिया में आए हैं उन व्यक्तियों के लिए। ठीक है, राजनयिक उनको ही बोला जाता है जो एम्बेसी में काम करते हैं। तो भारत में रहने वाले विदेशी राजदूत और राजनयिकों को भारतीय कानून से क्या प्राप्त है, इम्यूनिटी प्राप्त है। ठीक है, मतलब भी कोई भी ऑर्डिनरी जो लॉ होंगे उनके ऊपर डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 14 के ही क्या है, एक्सेप्शन है। तो पहला प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दूसरा एमएलए और तीसरा आएंगे हमारे पास फॉरेन डिप्लोमेट। ठीक, उन पर भारतीय अदालतों में दीवानी या आपराधिक, दीवानी का मतलब सिविल
और आपराधिक का मतलब क्रिमिनल, ठीक है, केस नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता? क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी के कारण ऐसा किया जाता है। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 31C ये आएगा हमारे पास पार्ट 4 में, जब हम क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं क्या कह रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां अनुच्छेद 31 आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। मतलब जब भी हम आर्टिकल 31 को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो लोगों के कुछ अधिकारों का हनन होगा, मतलब कानून का जो संरक्षण है, जो इम्यूनिटी मिल रखी होगी थोड़ी बहुत, वो ध्यान रखना, वो गायब हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि जब भी आर्टिकल 31 को इम्प्लीमेंट करना है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम 14 को थोड़ा क्या करके चलते हैं, नज़रअंदाज करके चलेंगे। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। यदि सरकार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। तो मतलब कहने का ये कि आर्टिकल 31 को जब भी इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है, और आर्टिकल 14 उसके बीच की रुकावट बन रहा हो, तो इसको रुकावट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इम्प्लीमेंट ये होगा ही होगा। कौन सा आर्टिकल? 31C। तो यहाँ पर 14 का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। जो हमें कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है ना, नहीं, दरकिनार लात मार दीजिए, साइड कर दीजिए, हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जिंदा क्या रहेगा? आर्टिकल 31C। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। दूसरा, एमपी और एमएलए इनको कुछ भी बोलने की इम्यूनिटी मिली हुई है। तीसरा, फॉरेन डिप्लोमेट इनको मिली हुई है। और चौथा, आर्टिकल 31C इम्प्लीमेंट करने अगर जाते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, स्पेशल किसका? 14 का, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। क्लियर?